हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम रीड करने वाले हैं BPSC 146 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे जो आपकी जून एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहूँगी। फर्स्ट, कि आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। सेकंड, अगर आप इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली गेस्ट पेपर्स परचेज़ कर सकते हैं। इन केस परचेज़ करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321 पर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Describe the meaning and importance of peace building. Peace building is the process of creating long-term peace in society after a conflict, war, or violence. It aims to remove the root cause of conflict and build trust, cooperation, and understanding among people. Peace building is not only about stopping violence, but also about creating conditions where people can live together peacefully with justice, equality, and respect. Peace building एक ऐसा process है जिसका objective कॉन्फ्लिक्ट, वॉर या वायलेंस के बाद सोसाइटी में लॉन्ग टर्म परमानेंट पीस स्टैब्लिश करना होता है। मतलब पीस बिल्डिंग का मतलब है कि सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं, बल्कि ऐसी कंडीशंस बनाना जहाँ पर लोग जस्टिस, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ शांति में रह सकें। पीस बिल्डिंग का फोकस सिर्फ प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना नहीं होता, ये उन रूट कॉजेज़ को भी सॉल्व करता है जिनकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। मीनिंग ऑफ पीस बिल्डिंग। Peace building refers to all the efforts made to prevent conflict and maintain lasting peace. It includes activities such as promoting dialogue, protecting human rights, improving education, creating job opportunities, strengthening government institutions, encouraging social harmony. It includes the participation of government, international organizations, local communities and citizens. Now, पीस बिल्डिंग का मतलब है ऐसी सभी एफर्ट्स जो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट को रोकने और लास्टिंग पीस बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं, जैसे डायलॉग प्रमोट करना, मतलब बैठकर बातचीत करना, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना। तो ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल कम्युनिटीज़, NGO एंड कॉमन सिटीजन्स भी, इसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं। ओके, पीस बिल्डिंग फोकस on solving problems like poverty, discrimination, unemployment, corruption, inequality, which often leads to conflict. It helps people to rebuild their lives and develop mutual trust after difficult situation. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो पीस बिल्डिंग है वो जो रूट कॉजेज़ मैंने बताया था कि वो रूट कॉजेज़ को सॉल्व करने में फोकस करता है, जैसे पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर किए बिना परमानेंट पीस पॉसिबल नहीं हो सकता, इन्हीं की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो पीस बिल्डिंग हमेशा लोगों की लाइफ को रिबिल्ड करने में हेल्प करता है एंड आपस में म्यूचुअल जो ट्रस्ट है उसे डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ में जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसे सॉल्व करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस बिल्डिंग, लेट्स सी। Prevents future conflict. Peace building addresses the cause of violence and reduces the chances of future conflict. It encourages peaceful solution instead of violence. Now, सबसे पहला इम्पोर्टेंस है फ्यूचर कन्फ्लिक्ट को रोकना। पीस बिल्डिंग कन्फ्लिक्ट के असली रीज़न को सॉल्व करता है। जब रूट कॉजेज ही ख़त्म हो जाएंगे तो फ्यूचर में वायलेंस या कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, करेक्ट, वो भी कम हो जाएंगे। तो ये वायलेंस के बजाय पीसफुल सॉल्यूशन को प्रमोट करता है। Promotes social harmony. It brings together people from different religion, culture and communities. These create mutual respect, understanding and unity. Peace building अलग अलग religion, culture, communities के लोगों को एक साथ लाता है। इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और यूनिटी बढ़ती है। साथ में ही लोग एक दूसरे को समझना और एक्सेप्ट करना सीखते हैं। Strengthen democracy. Peace building support fair election, the rule of law and responsible government. Strong democratic institutions help maintain peace and protect citizens' rights.
पीस बिल्डिंग डेमोक्रेसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसी चीज़ों को सपोर्ट करता है। एंड स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सिटीजन के राइट को भी प्रोटेक्ट करती है, साथ में ही पीस भी मेंटेन रखती है। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, इट इंश्योर्स एवरी पर्सन इज ट्रीटेड इक्वली एंड विद डिग्निटी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। पीस बिल्डिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन करना। ये इंश्योर करता है कि हर पर्सन के साथ इक्वालिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट के साथ ही बिहेवियर किया जाए, किसी के साथ भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनजस्टिस ना हो, लोग अपनी लाइफ अच्छे से लीड कर सकें। सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीसफुल सोसाइटीज़ अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इम्प्रूव बिजनेस एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिड्यूस पॉवर्टी। पीसफुल सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी बढ़ती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव होती है, इससे इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एंड पॉवर्टी कम होती है। इसी वजह से पीस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। व्हेन पीस एग्जिस्ट, गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर पीसफुल एनवायरनमेंट में लोग मिलकर देश के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलता है, यानी पीस नेशनल प्रोग्रेस का भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस बिल्डिंग इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन कंट्रीज एंड प्रमोट्स डिप्लोमेसी, ट्रेड, cultural exchange and global cooperation for solving common problems. पीस बिल्डिंग सिर्फ एक कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि कंट्रीज़ के बीच भी रिलेशन को इम्प्रूव करता है। ये डिप्लोमेसी, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, ग्लोबल कोऑपरेशन, ये सारी वैल्यूज़ को प्रमोट करता है एंड इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है। Challenges in peace building. Peace building faces many challenges such as political instability, corruption, poverty, terrorism, ethnic conflict, and lack of trust among communities. It requires continuous efforts, public participation, and strong leadership to achieve lasting peace. अब सवाल आता है कि पीस बिल्डिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है? तो पीस बिल्डिंग को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन, पॉवर्टी, टेररिज्म, कम्युनिटीज़ के बीच लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से परमानेंट पीस स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेट्स सी द कंक्लूजन। पीस बिल्डिंग इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ सेफ, स्टेबल एंड प्रॉस्परस society. It goes beyond ending violence by addressing the root causes of conflict and promoting justice, equality and cooperation. Lasting peace can only be achieved when government, communities and individuals work together with mutual respect and understanding. Therefore, peace building is the key step toward sustainable development and a better future for all. पीस बिल्डिंग सिर्फ वायलेंस को रोकने की प्रोसेस नहीं है, ये कन्फ्लिक्ट के रूट कॉज को ख़त्म करके जस्टिस, इक्वालिटी जैसी चीज़ों को बढ़ावा देता है। ये डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो सेफ, स्टेबल एंड प्रॉस्परस बन सकती है। ओके, इसीलिए पीस बिल्डिंग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फाउंडेशन माना जाता है, क्योंकि बिना लास्टिंग पीस के किसी भी सोसाइटी या कंट्री का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ थी, हमने जो ऊपर पढ़ा है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। लेट्स मूव ऑन फर्दर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट, हाउ कैन दैट बी ओवरकम? Economic conflict is a situation in which individual, group, companies or countries disagree over the use, distribution or control of economic resources. These resources include money, water, mineral, land, job, trade and technology. Economic conflict arises when there are limited resources and different people or group compete to gain more benefits. Such conflict can affect peace, development and social harmony. Economic conflict एक ऐसी situation होती है जिसमें इंडिविजुअल, ग्रुप, कंपनीज या कंट्रीज़ के बीच पैसा, लैंड, वाटर, जॉब, ट्रेड, मिनरल्स या टेक्नोलॉजी जैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर डिसएग्रीमेंट हो जाता है।
जब दो या दो से ज़्यादा लोग या कंट्रीज लिमिटेड रिसोर्सेज को पाने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं तो उसे इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ये कन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन उन्हें पाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, इसीलिए कंपटीशन बढ़ता है एंड कभी कभी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन जाती है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट रेफर्स to the dispute that caused by economic interest. It happens when people or group believe that they are not getting a fair share of resources, income or opportunities. These conflicts may occur between workers or employers, businesses, state or even between countries over trade and natural resources. इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट का मतलब है ऐसे डिस्प्यूट जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से पैदा होते हैं। ये तब होता है जब लोगों को लगता है कि उन्हें पैसा, रिसोर्सेज, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ ये फेयर तरीके से नहीं मिल पा रहा है, उसका शेयर उन्हें फेयर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच होता है या फिर कंपनीज़ के बीच होता है। देखिए आगे एग्जाम्पल भी है। For example, worker may demand higher wages while employer want to reduce cost. Similarly, two countries may disagree over trade policies or access to oil and water resources. Now, ये जो conflict होते हैं वो state के बीच हो सकते हैं, countries के बीच हो सकते हैं, लोगों के बीच हो सकते हैं, right? इसका हमने example तो already देख लिया है। Causes of economic conflict. Some major causes economic conflict are unequal distribution of wealth. अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट होने के क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जब रिच और पुअर के बीच बहुत बड़ा गैप होता है तब डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है और कन्फ्लिक्ट पैदा होने शुरू होते हैं। Scarcity of resources. Limited resource like land, water, mineral lead to the competition. Land, water और mineral जैसे natural resources काफ़ी limited होते हैं। जब इनके लिए competition बढ़ता है तब disputes भी बढ़ने लगते हैं। Unemployment and poverty. Lack of job and low income इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन अमंग पीपल। अगर लोगों के पास जॉब्स नहीं होंगी और इनकम कम होगी तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, राइट। इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से प्रोटेस्ट एंड कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ट्रेड डिस्प्यूट। कंट्रीज में इम्पोज टैरिफ और रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कभी कभी कंट्रीज इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन या टैरिफ लगा देती हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं। करप्शन एंड अनफेयर पॉलिसीज़। फेवरेटिज्म एंड मिसयूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज क्रिएट कन्फ्लिक्ट। जब गवर्नमेंट में करप्शन होता है या अनफेयर पॉलिसीज़ बनती हैं तब लोगों को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो एंड ये भी तो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। मोर पीपल इंक्रीज द डिमांड फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने जैसे बताया कि ये जो एक प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पे सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। अगर मैं कह दूँ कि 20 को रहना पड़े तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर मैं कह दूँ 30 लोगों को इसी जगह पे रहना पड़े तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बढ़ती पॉपुलेशन लिमिटेड रिसोर्सेज पे काफ़ी प्रेशर क्रिएट करती है। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट। लेट्स सी। इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट कैन हैव मैनी हार्मफुल इफेक्ट। इसकी वजह से इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी हार्मफुल हैं। इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। 10 जॉब्स हैं, अप्लाई करने वाले 100 लोग हैं। अब आप बताइए क्या होगा, राइट। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। सोशल अनरेस्ट, स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट। इसके साथ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। यहाँ पर स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट बनने लगते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है और लड़ाई झगड़े बनने लगते हैं। जो कंट्रीज़ के बीच की रिलेशंस हैं वो थोड़े ख़राब होने लगते हैं। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो थोड़ी गिरती हुई नज़र आती है, ठीक है। उसकी जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। अब लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो वो अपनी चीज़ें कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। हाउ कैन बी इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट कैन बी ओवरकम। हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। लेट्स सी। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये चीज़ थोड़ी ठीक हो सकती है ना। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ सबको फेयर तरीके से मिलें। एंड इनकम इनइक्वालिटी को भी कम करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर आप ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे जिससे क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी और लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी कम होगा। गुड गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस करप्शन। अगर सभी लोग ऑनेस्ट होंगे तो क्या करप्शन की कोई जगह रहेगी? नहीं। अगर हम इस देश को अपने घर जैसा मानेंगे तो क्या आप अपने घर में कुछ भी गलत कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। तो हमें इस देश को अपना मानना पड़ेगा
ताकि करप्शन पूरी तरह से ख़त्म हो सके। पीसफुल डायलॉग, प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन इंस्टेड ऑफ वायलेंस। हमें बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े से। थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं, इससे क्या होगा, कंट्रीज़ के बीच में पीसफुल डायलॉग होगा और उसके साथ नेगोशिएशन भी हो जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंट्रीज शुड रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अग्रीमेंट्स। कंट्रीज़ को ट्रेड डिस्प्यूट और रिसोर्स इशू को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के थ्रू सॉल्व करना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने में बहुत हेल्प करती है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, स्किल पीपल गेट बेटर जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ना आज के टाइम पे स्किल आप घर बैठे भी ठीक कर सकते हैं, अब आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर स्किल लोग रहेंगे तो उन्हें जॉब्स अच्छी मिलेगी एंड इसके थ्रू वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में ही तो कंट्रीब्यूट करेंगे। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट करना एंड एजुकेशन में इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सपोर्ट फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शन प्रमोट सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट को पुअर एंड वीकर सेक्शन के लिए वेलफेयर स्कीम चलानी चाहिए, जैसे फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है और साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी कम करती है। अगर हम उन लोगों के लिए एजुकेशन सपोर्ट प्रोवाइड कर दें या एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट स्कीम चला दें या हेल्थ केयर सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर दें, तो ये क्या होगा, जो रिच एंड पुअर वाला गैप है वो कम हो जाएगा। करेक्ट। कंक्लूजन अब हम देखते हैं। इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट इज अ मेजर चैलेंज दैट अफेक्ट इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेशन and nations. It mainly arises due to unequal distribution of resources, poverty, unemployment, and competition for limited resources. Such conflict can slow development and disturb peace. However, with fair economic policies, employment opportunities, good governance, education, and peaceful cooperation, economic conflict can be reduced. A just and inclusive economy helps building lasting peace, stability, sustainable development. Economic conflict mainly unequal distribution of resources, poverty, unemployment, limited resources की वजह से होता है। ये सोसाइटी एंड इकोनॉमी दोनों को ही अफेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गुड गवर्नेंस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए एक फेयर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी ही लास्टिंग पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी फाउंडेशन होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर पीस बिल्डिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? एलैबोरेट। International cooperation means that countries work together to solve global problems and maintain peace. No country can handle all international conflict alone. Peace building is the process of creating lasting peace after a conflict, while conflict resolution means solving dispute through peaceful methods. International cooperation is very important because it helps prevent war, protect human rights and promotes development. अब इस पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन का मतलब है अलग अलग कंट्रीज़ एक साथ मिलकर दुनिया की कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें और पीस बनाए रखने के लिए काम करें। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? इंटरनेशनल कोऑपरेशन कहते हैं। जब कंट्रीज़ अपने डिफरेंसेस भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट के लिए काम करती है, उसे हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन कहते हैं। आज के टाइम में कोई भी कंट्री अकेली सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, पेंडेमिक हो गया, वॉर्स हो गए, क्या हम अकेले सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कंट्रीज़ को मिलकर काम करना पड़ता है। ठीक है, पीस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट के बाद परमानेंट पीस स्टैब्लिश करना। एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिस्प्यूट को पीसफुल मेथड से सॉल्व करना। इन दोनों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यस, करेक्ट। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है? लेट्स सी। प्रिवेंट्स वॉर एंड वायलेंस। कंट्रीज कैन वर्क टुगेदर थ्रू डिस्कशन, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट बिफोर दे बिकम वॉर। पीसफुल डायलॉग रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द नेशंस। कंट्रीज डिस्कशन, नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकती है। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है एंड ट्रस्ट बढ़ता है। इसी वजह से वॉर्स के चांस भी कम हो जाते हैं। ओके,
Let's move on further. Supports peacekeeping. International organizations send peacekeeping forces to conflict areas to maintain law and order, protect civilians, and prevent further violence. These forces help create a safe environment for पीस. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन कन्फ्लिक्ट एरिया में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजती है. ये पीस कीपर्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करते हैं, वायलेंस को कंट्रोल करते हैं एंड पीस स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. यस. प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड. Conflict often causes loss of life, hunger, and displacement. International cooperation ensures that food, medicine, shelter, and emergency services reach affected people quickly. वॉर या नेचुरल डिज़ास्टर के बाद लोगों को फूड, मेडिसिन, शेल्टर, इमरजेंसी की ज़रूरत तो होती है, राइट. सो इंटरनेशनल कॉपरेशन की वजह से अफेक्टेड एरियाज़ में ये जो हेल्प है वो जल्दी पहुंच पाती है. इससे ह्यूमन सफरिंग कम होती है. एनकरेज डायलॉग एंड मीडिएशन. Neutral countries and international organizations can act as a mediator between conflicting parties. Mediation helps both the sides discuss their problem and find peaceful solution without using violence. कभी कभी दो कंट्रीज या ग्रुप के बीच कन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो खुद बात नहीं कर पाते. ऐसे में कोई न्यूट्रल कंट्री या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीडिएटर का रोल निभाता है. अच्छा, मीडिएटर का मतलब ए एंड बी, या मैंने आपको पहले भी बताया था ए एंड सी है, ठीक है. ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो बीच में बी आएगा जो दोनों का ही दोस्त है. वो दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा और ये बैठकर समझौता करवाएगा. इसे हम क्या कहते हैं? मीडिएटर कहते हैं. ठीक है. ये पीसफुल सॉल्यूशन निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. प्रमोट ह्यूमन राइट्स. इंटरनेशनल कोऑपरेशन एनकरेज कंट्रीज एंड टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज women, children and refugee. Respect for human rights reduce the chances of future conflict. पीछे से अगर बैंड बाजे की आवाज़ आ रही है तो काइंडली इग्नोर कीजिए. इंटरनेशनल कोऑपरेशन कंट्रीज़ को इंकरेज करता है कि वो ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करे, विमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन करे और रेफ्यूजीज़ की हेल्प करे. तो जब भी ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाता है या उनका रिस्पेक्ट होता है तब कन्फ्लिक्ट के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. Let's move on further. Support economic development. Poverty, unemployment are common causes of conflict. International cooperation provides financial support, investment, education, employment opportunities. Better economic condition help build long-term peace. Poverty and unemployment conflict के सबसे बड़ी reasons होते हैं. ठीक है. इंटरनेशनल कॉपरेशन के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं. इससे इकोनॉमी स्ट्रांग होती है एंड लॉन्ग टर्म पीस स्टैब्लिश होता है. हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन. आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट कंट्रीज नीड टू रीबिल्ड स्कूल, हॉस्पिटल, रोड एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. इंटरनेशनल सपोर्ट प्रोवाइड फंड, टेक्नोलॉजी एंड स्किल वर्कर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन. वॉर के बाद स्कूल, हॉस्पिटल, रोड्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सब डैमेज हो सकते हैं. इंटरनेशनल कॉपरेशन फंड, टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि इन चीज़ों को दोबारा डेवलप करने में हेल्प की जा सके. इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं. ओके. फाइट ग्लोबल चैलेंजेस टुगेदर. प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, climate change, pandemic, cybercrime and illegal arms trade affect many countries. International cooperation helps nations work together to solve this issue, reducing the risk of conflict. आज दुनिया कई ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रही है, जैसे टेररिज्म हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया. ठीक है. तो ये सारी प्रॉब्लम किसी एक कंट्री की तो है नहीं, इसलिए कंट्रीज़ को मिलकर ही इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा. एंड ये भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. ओके. लेट्स मूव ऑन फर्दर. Challenges. International cooperation also face some difficulties. Countries may have different political interests, cultural differences, lack of trust, and limited financial resources. Sometimes powerful countries may disagree, delaying peace efforts. Despite these challenges, cooperation remains the best way to achieve the lasting peace. अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कॉपरेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं. ठीक है. पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलग होना, कल्चरल डिफरेंसेस होना, कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट की कमी, ठीक है, एंड पावरफुल कंट्रीज़ के बीच डिसएग्रीमेंट. ये सारी चीज़ें, ये सारे रीजंस की वजह से पीस एफर्ट्स कभी कभी डिले हो जाते हैं. लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद भी आप देखिए कि इंटरनेशनल कॉपरेशन ही लास्टिंग पीस का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका माना जाता है. Let's see the conclusion. International cooperation is essential for peace building and conflict resolution. It helps prevent wars, support peacekeeping, protect human rights,
provide humanitarian assistance, and promote economic growth. By working together through dialogue, mutual respect, shared responsibility, countries can solve disputes peacefully and create a safer, more stable, more prosperous world. Lasting peace is possible only when nations cooperate and support one another for the common good. International cooperation, peace building एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ये वॉर्स को रोकने, पीस कीपिंग, ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है. अगर कंट्रीज डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मिलकर काम करें तो जो डिस्प्यूट्स हैं उसे पीसफुली सॉल्व किया जा सकता है. एंड इसी के थ्रू दुनिया क्या बन जाएगी, सेफ बन जाएगी, स्टेबल बन जाएगी एंड ज़्यादा प्रॉस्परस भी बन जाएगी. अब जहाँ खुशियाँ होगी वहाँ चीज़ें और ज़्यादा स्मूथली चलेंगी. जहाँ करप्शन नहीं होगा वहाँ पे काम स्मूथली होगा. ठीक है. जहाँ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होगा तो अल्टीमेटली लोग इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे. इसलिए कहा जाता है कि लास्टिंग पीस तभी पॉसिबल है जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट के साथ काम करेंगी. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the role? Explain the role of environment in resolving a conflict. Environment plays an important role in resolving conflict. Natural resources such as water, forest, land, mineral, clean air are essential for human life. Many conflicts arise because people or countries compete for these limited resources. At the same time, protecting and managing environment together can help reduce tension, build trust, and create peace. Therefore, the environment can become a bridge for cooperation instead of cause a conflict. एनवायरनमेंट में हमारी जो आसपास की नेचुरल चीज़ें हैं वो सभी आती हैं, जैसे पानी, फॉरेस्ट, लैंड, एयर, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ. ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होती है एंड ये सब ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है. एनवायरनमेंट सिर्फ नेचुरल रिसोर्स का सोर्स नहीं है बल्कि लोगों और कंट्रीज़ के बीच कोऑपरेशन एंड पीस बनाने का भी एक इम्पॉर्टेंट ज़रिया है. कई बार कन्फ्लिक्ट नेचुरल रिसोर्सेज के लिए ही होता है, लेकिन अगर इन रिसोर्सेज का फेयर और प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए तो वही एनवायरनमेंट कन्फ्लिक्ट की वजह बनने के बजाय पीस की वजह बन सकता है. रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. किस तरह से इसका रोल है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में? सबसे पहले प्रमोट्स कोऑपरेशन. व्हेन डिफरेंट कम्युनिटीज और कंट्रीज वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट रिवर, forest and wildlife, they develop mutual understanding and trust. Joint environmental projects encourage peaceful cooperation. 1 minute. क्या? सबसे पहला रोल है कोऑपरेशन को बढ़ावा देना. ठीक है. जब अलग अलग कम्युनिटीज़ या कंट्रीज़ मिलकर रिवर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ इन सबको प्रोटेक्ट करती हैं तो उनके बीच ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है. तो जॉइंट एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स लोगों को एक कॉमन गोल के लिए साथ में काम करना सिखाते हैं एंड इसी से पीस एंड कोऑपरेशन स्ट्रांग होता है. फेयर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज. कॉन्फ्लिक्ट हैपन बिकॉज ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज. प्रॉपर मैनेजमेंट एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, लैंड, फॉरेस्ट and energy reduce dispute and ensure that everyone gets a fair share. कई कन्फ्लिक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज का इक्वल शेयर नहीं मिल रहा. अगर वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, एनर्जी रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो डिस्प्यूट काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं. यानी जस्टिस एंड इक्वालिटी कन्फ्लिक्ट को कम करने में भी हेल्प करती है. एनकरेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable use of natural resources help meet present needs without harming future generation. It reduces competition over resources and support long-term peace and stability. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करना है बिना फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को नुकसान पहुंचाए. जब नेचुरल रिसोर्सेज का वाइजली यूज़ होता है तब उनके लिए कंपटीशन कम होता है और इसी से लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी भी बढ़ती है. Okay, build trust between communities. Environmental programs such as tree plantation, water conservation, and waste management bring people together, working for a common goal, improve relationship, and reduce misunderstanding. Environment से जुड़े प्रोग्राम जैसे ट्री प्लांटेशन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को एक साथ लाते हैं. जब लोग मिलकर काम करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी कम होती है एंड ट्रस्ट भी बढ़ता है. तो ये ट्रस्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है. ओके. प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट.
Climate change, drought, flood, pollution can increase poverty and migration, leading to conflict. Protecting the environment help reduce this risk and prevent future dispute. अब climate change, flood, drought, pollution जैसे environmental problems पॉवर्टी एंड माइग्रेशन को बढ़ाती है एंड इसी की वजह से लड़ाई झगड़े भी मच सकते हैं. अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो फ्यूचर कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी कम हो जाएंगे. ओके, सपोर्ट लाइवलीहुड किस तरह से? लेट्स सी. हेल्दी forest and fertile land and clean water provide employment and food for millions of people. Better livelihood reduce poverty, which is often one of the reasons behind conflict. Healthy forest, fertile land and clean water millions of लोगों को employment and food provide करती है. जब लोगों के पास लाइवलीहुड होता है तो पॉवर्टी कम हो जाती है एंड जब पॉवर्टी कम होती है तो कन्फ्लिक्ट भी कम हो जाते हैं. इसलिए एनवायरनमेंट को बचाना कहीं ना कहीं पीस को सपोर्ट करता है. ठीक है. Strengthen international relation. Many environmental issues such as climate change and pollution cross national borders. Countries cooperate through international agreements and environmental programs, improving diplomatic relation and reducing tension. आज कई environmental issues national borders से बाहर होते हैं, जैसे climate change, air pollution, water pollution. इन problems को solve करने के लिए कंट्रीज़ को मिलकर काम करना ही पड़ता है. सो इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स एंड एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स कंट्रीज़ के बीच जो रिलेशन है उसे इम्प्रूव करते हैं एंड टेंशन्स को कम करते हैं. इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं नीचे. लेट्स सी. कई कंट्रीज़ जैसे कि यहाँ पे लिखा है कंट्री शेयरिंग रिवर्स ऑफन क्रिएट अग्रीमेंट्स फॉर द फेयर यूज़ ऑफ वाटर रिड्यूसिंग द चांस ऑफ कन्फ्लिक्ट. सबसे पहले कई कंट्रीज़ जो एक ही रिवर को शेयर करती हैं तो वाटर शेयर अग्रीमेंट्स करते हैं ताकि पानी का फेयर तरीके से यूज़ किया जा सके और लड़ाई झगड़े ना हो. कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम एनकरेज लोकल पीपल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट टुगेदर एंड सॉल्व डिस्प्यूट पीसफुली. इसी तरह जब मैं कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करूँ तो लोकल लोग मिलकर ही फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करते हैं एंड डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करते हैं. ग्लोबल कोऑपरेशन और क्लाइमेट चेंज हैज़ brought many countries together to work toward a common environmental goal. क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट के थ्रू दुनिया के कई देश मिलकर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं. ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन. The environment is not only a source of natural resources but also a powerful tool for peace building. Proper environmental protection, fair resource management, and sustainable development help reduce conflict and strengthen cooperation among people and nation. By working together to protect nature, society can build trust, improve livelihood, and create lasting peace. Therefore, environmental conservation should be considered an important part of conflict resolution and सस्टेनेबल. एनवायरनमेंट सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स नहीं है बल्कि पीस बिल्डिंग का एक बहुत ही पावरफुल टूल है. प्रॉपर एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, फेयर रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू कन्फ्लिक्ट को कम किया जा सकता है. जब लोग और कंट्रीज़ मिलकर नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं तब ट्रस्ट, कोऑपरेशन और पीस ये चीज़ें बढ़ती हैं. इसलिए एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट और लास्टिंग पीस की फाउंडेशन माना जाता है क्योंकि हेल्दी एनवायरनमेंट हेल्दी सोसाइटी एंड पीसफुल फ्यूचर का बेस होता है. एक और बात, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है ताकि उससे लड़ाई झगड़े सॉल्व हो सके एंड हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.